नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों एवं समस्त अध्यापक बंधु। मैं राहुल गर्ग शुक्ला अपने कक्षा 9 की इस एसएसटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए हम आपको आज ब्रह्मपुत्र नदी तथा इससे संबंधित और भी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको आप बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को अत्यंत लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलते हुए मानसरोवर झील से निकलते हुए आगे बढ़ती है। यह जो नदी है आप समझेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है, तो उसी स्थान से यह ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल माना जाता है, जो कि पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। जहाँ से आप समझेंगे कि सिंधु एवं सतलुज का स्रोत है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा मानी जाती है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती हुई नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो अगर हम बात करें गार्ज का अर्थ क्या होता है, तो गार्ज का अर्थ यही होता है जो कि बहते हुए स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान घुमावदार होते हुए जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसके बगल से घाटियों से होकर जाती है, उसको गार्ज कहा गया है। जो कि एक पर्वत शिखर है जहाँ पर नामचा, जिसकी ऊंचाई 7,757 मानी जाती है। तो आप देखेंगे जो स्थान भारत का अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत का पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, वहाँ से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से गुजरते हुए जो कि तिब्बत के होते हुए, भूटान से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होते हुए यह दिहांग के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से आगे जब बढ़ती है तथा दिबांग, लोहित, केनूला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। उसके पहले इसको जो है दूसरे नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो यह नदी आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसको ब्रह्मपुत्र नाम जब भारत में प्रवेश करती है तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। तो उसके पहले इसका दूसरा नाम माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अगर हम बात करें तो तिब्बत जब पहुंचती है तो सांगपो एवं बांग्लादेश जब पहुंचती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर जब यह गंगा नदी के से मिलती है तो गंगा नदी से जब इसका उद्गम या समागम कह सकते हैं होता है तो इसको पद्मा के नाम जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप समझ पाएंगे कि जो इसको पूछा जाता है प्रश्न कि पद्मा के नाम से कब जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जब गंगा से मिलती है तब माना जाता है। उसके पहले इसको सांगपो बांग्लादेश में, जमुना के नाम जाता है, सांगपो तिब्बत में जाना जाता है। इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं तो समझ पाए होंगे कि इसकी लंबाई बहुत अधिक नहीं है। इसकी लंबाई जो है वह बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हुए आप समझेंगे कि यह नदी जो है नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण प्रमुख धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों से विस्तृत है। उसके पहले आप समझेंगे कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। हमने थोड़ा सा आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बता दिया, परंतु आप समझेंगे कि हमें समझना है कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। हमें आपको समझाना यहाँ से है। उसका जो भाग आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका जो भाग है यहाँ से हमने आपको बताया कि आप जानते हैं। इसके आगे का जो भाग है आपका वह यह है कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत जो क्षेत्र है, शीत का अर्थ है वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, एवं शुष्क का अर्थ है कि जहाँ पर मौसम एकदम ठंडा होता है और जल वर्षा उस समय नहीं होती है। अतः यह इस नदी से एक सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। सिल्ट यहाँ पर सिल्ट नहीं होता। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। जो अगर हम बात करें इतने की कि जो हमारे देश में तिब्बती क्षेत्र है उससे आगे बढ़ते हुए जब भारत देश में आगे बढ़ती है नदी, तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में जल वर्षा नहीं होती। इसलिए यह नदी ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में आगे बढ़ती है।
और गुफिन नदी के रूप में, गुफा नदी का अर्थ होता है कि जहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं उससे वह अग्रसर होती हुई चली जाती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए हुए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद होगा? नदी द्वीप का अर्थ होता है डेल्टा। डेल्टा सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा, जिसको हमने पूर्व में चर्चा किया, जो विश्व का सबसे उच्चतम और सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। एक बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। कहने का अर्थ है कि जब यह अपने जो इसका नदी तटीय क्षेत्र है उससे बहुत अधिक मात्रा में उठते हुए यह आगे बढ़ती है और अग्रसर होते हुए यह बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रगतिशील होते हुए चली जाती है। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे आप तो एक नदी तट जो इसका क्षेत्रीय स्थान है वह ऊपर की तरफ विकसित करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और इसका एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि यह उफान पर होती है तो बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर जली भराव केंद्र पहुँचाती है, बहुत ही वहाँ पर भराव देखने को मिलता है जल का। तो इसकी अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो यह गंगा से भी थोड़ा सा आगे बड़ी नदी में मानी जाती है। अगर सिंधु की बात करें तो 2900 किलोमीटर फैली हुई है, तो उसी तरीके से 2700 के आसपास में फैली हुई नदी है। इसका विस्तार किलोमीटर में देखेंगे 2700 के आसपास में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने बहुत ही बेहतर तरीके से सिंधु नदी के बारे में समझा, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को मान सकते हैं आप। हिमालय की नदियों से निकलने वाली नदियों में आप प्रमुख भारत की जो नदियां हैं जिसमें से गंगा, यमुना, सिंधु या आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र, ये समस्त नदियां जो हैं या हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियों में आती हैं। हिमालय की बेटियां भी कही गई हैं। इसके आगे आप समझेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहा जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकली हुई हैं। तो चलिए आज हम आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी वर्णित करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि इसमें से कौन कौन से, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो आप बताएंगे मानसरोवर झील से हुआ है, जो कि यह कैलाश पर्वत के आसपास देखने को मिलता है, यह चीन के क्षेत्र में आता है। फिर प्रश्न बनता है कि जो जो झील है, यह मानसरोवर झील कहाँ पर है, तो तिब्बत चीन से थोड़ा आगे है। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये बताइए कि जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अगर हम बात करें तिब्बत के आगे क्षेत्र में जाने पर यह इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। भूटान के आगे उस तरफ पहुंचने पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर एक प्रश्न बनता है कि यह जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते हैं तो कौन सा पर्वत श्रृंखला के आगे गुजरते हैं, तो नामचा बारा पर्वत श्रृंखला के आगे नहीं करते हुए पड़ती है। फिर अगला प्रश्न इसमें बनता है कि ये बताइए नर्मदा नदी को आपको एक प्रश्न बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको आगे चलते हुए बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप वर्णित कर सकते हैं कि बांग्लादेश में इसे मुख्य रूप से यमुना के नाम से जाना जाता है, परंतु जब यह गंगा नदी से मिलती है तो इसको आप समझ पाएंगे कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। और इसमें एक प्रश्न बनता है कि यह किस डेल्टा का निर्माण करती है, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और इसका जो विलीन कहाँ पर होती है, इसका जो कह सकते हैं इसका मिलाप कहाँ पर होता है, तो आप कह सकते हैं कि यह बंगाल की खाड़ी में जाके समागम इसका हो जाता है, यह मिल जाती है। तो इस तरीके से की लंबाई, चौड़ाई, विस्तार आप समझ पाए होंगे। तो आपका जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं उसको समझ पाए होंगे। आगे की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम हुआ है और प्रायद्वीपीय नदियाँ किस प्रकार से विस्थापित हुई हैं, वृद्धि हुई हैं। उसके पहले जो आप समझ पाए होंगे कि हमारे भारत देश की जो नदियाँ हैं जिसमें से आप ब्रह्मपुत्र नदी को समझ पाए होंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ठीक से अध्ययन कर पाए होंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम वर्णन कराएंगे, जो कि अगली वीडियो में होगा। तब तक आप इस वीडियो का बेहतर तरीके से अध्ययन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से इस पर चर्चा करें। और तब तक मैं आपको इस वीडियो से संबंधित और भी चीज़ें बताता रहूँगा। आप इस मानचित्र को देखकर ब्रह्मपुत्र नदी तथा अन्य नदियों के बारे में समझते रहें। तब तक मैं आपसे यह अवधारणा रखूँगा, आपसे यह इच्छा रखूँगा कि आप बेहतर तरीके से इस ज्ञान को अर्जन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।